Assalamualaikum. Welcome to Management Lecture. In this video, I will tell you about Five Forces Model. Five Forces Model is an important concept of strategic management. Be sure to subscribe my channel for more interesting management lecture. So let's jump into Five Forces Model. Five Forces Model. In any industry, five competitive forces dictate the rules of competition. Together, these five forces determine industry attractiveness and profitability. किसी भी इंडस्ट्री के अंदर फाइव कम्पिटिटिव फोर्सेस कंपटीशन के रूल को डिफाइन करती हैं. ठीक है, ये फाइव फोर्सेस हम लोगों को इंडस्ट्री के अंदर अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती हैं. In Porter's model, the five forces that shape industry competition are. फाइव फोर्सेस का कंसेप्ट पोर्टर्स ने दिया था. ठीक है, और इन फाइव फोर्सेस को स्टडी करते हुए हम लोग इंडस्ट्री के कंपटीशन के बारे में बता सकते हैं. सो फाइव फोर्सेस ये हैं. नंबर 1 करंट राइवलरी, नंबर 2 थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, नंबर 3 थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नंबर 4 बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, नंबर 5 बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. How intense is the rivalry among current industry competitors? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि करंट राइवलरी क्या है. राइवलरी मींस कंपटीशन. राइवलरी का मतलब है कंपटीशन. दिस फैक्टर इफेक्ट्स टू चूज स्ट्रेटेजी. ये फैक्टर हम लोगों को बताता है कि हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर की अट्रैक्शन में लाने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करनी है. ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले कंपिटिटिव स्ट्रेटेजी को स्टडी किया. कंपिटिटिव स्ट्रेटेजी के अंदर क्या था कि हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स कंपिटिटर्स की प्राइस की निस्बत कम प्राइस पर सेल करनी है. ठीक है, यानी हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स कस्टमर को सस्ती बेचनी है ताकि हम लोगों को क्या मिले, कम्पिटिटिव एडवांटेज. वो तरह कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए कस्टमर हमारी प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे. वो देखेंगे कि क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है, प्राइस का डिफरेंस है. तो प्राइस के डिफरेंस की वजह से आपको पता है ज्यादातर लोग हमारी प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे. दिस फोर्स एग्जामिन्स हाउ इंटेंस द कंपटीशन इज इन द मार्केट प्लेस. ये फोर्स हमें बताएगी कि मार्केट प्लेस के अंदर किस कदर सख्त कंपटीशन चल रहा है. इट कंसीडर्स द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपिटिटर्स एंड व्हाट ईच वन कैन डू. ठीक है, ये हम लोगों को एग्जिस्टिंग कंपिटिटर्स के बारे में बताएगी और ये भी बताएगी कि वो किस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो किस तरह की सर्विसेज कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं. Rivalry competition is high when there are just a few businessmen selling a product or service. राइवलरी कंपटीशन मार्केट के अंदर तब ज्यादा होगा जब एक प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने वाले सिर्फ चंद ही सेलर होंगे. ठीक है, जब हमारे पास कम सेलर होंगे किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए. अगर हम लोगों ने समोसे खरीदने हैं, ठीक है, और समोसे खरीदने वाली सिर्फ एक ही दुकान है, सो हम लोगों को वो दुकानदार अपनी मर्जी के रेट के मुताबिक समोसे सेल करेगा. आज वो 15 का दे रहा है, कल वो कहेगा मैंने 20 का देना है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट के अंदर और कोई भी समोसे नहीं बेचता. ठीक है, और वो अपनी मर्जी का रेट लगा सकता है और कोई उसे पूछने वाला भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है. इसी तरह जब मार्केट के अंदर 3-4 और समोसे वाली दुकानें बन जाएंगी तो कस्टमर फिर क्या करेगा, सबसे बारी बारी उनके रेट पूछेगा. अगर एक 15 का दे रहा है, दूसरा 10 का दे रहा है, तीसरा जो है वो 20 का दे रहा है, तो वो किस वाली शॉप पे जाएगा, वो जाहिर बात है 10 वाली शॉप पे जाएगा. अगर वो बंदा जो कि 10 रुपए का समोसा बेच रहा है उसके समोसे की क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर जरूर उसे समोसा खरीदेगा और उसे क्या मिलेगा, इससे कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उसने अपने कंपिटिटर्स की प्राइस की निस्बत अपने समोसे की प्राइस कम कर दी और कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया. इससे उसे मिला कंपिटिटिव एडवांटेज. इसी तरह राइवलरी कंपटीशन तब ज्यादा होगा जब किसी भी बिजनेस के अंदर चंद एक सेलर होंगे और जब सेलर ज्यादा हो जाएंगे तो राइवलरी कंपटीशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. सो ये है करंट राइवलरी. How likely is it that new competitors will come into industry? किस हद तक मुमकिन है कि नए कंपटीटर्स इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे? द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स.
थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि किस हद तक मुमकिन है कि न्यू एंट्रेंट्स इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे और वो किस तरह ज्वाइन करेंगे, और न्यू एंट्रेंट्स से मौजूदा लोगों को यानी इंडस्ट्री के अंदर जो पहले से इस्टेब्लिश्ड लोग हैं उनको किस तरह के खतरात का सामना करना पड़ेगा। एक फार्मूला है एंट्री इजी कंपटीशन हाई, एंट्री डिफिकल्ट कंपटीशन लो, यानी एंट्री और कंपटीशन के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। जब भी न्यू एंट्रेंट्स आसानी से इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन हाई है, और जब भी न्यू एंट्रेंट्स के लिए मार्केट में एंटर होना मुश्किल होगा तो इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन लो है। दिस फोर्स कंसीडर हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर कंपीटिटर्स टू ज्वाइन द मार्केट प्लेस। ये फोर्स हमें बताती है कि कंपीटिटर्स के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल है कि वो मार्केट प्लेस को ज्वाइन करें। The easier it is for a new competitor to gain entry, the greater the risk is of an established business market share being depleted. नए लोगों के लिए इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना बहुत आसान है, और जो लोग पहले से इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है उनके प्रॉफिट में कमी आ सकती है। ठीक है, उनको इससे ज़्यादा खतरा का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज जब भी नए लोग इंडस्ट्री के अंदर एंटर होंगे तो वो यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो कस्टमर खुद ब खुद उनकी प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे पहले लोगों को छोड़कर। ठीक है, सो जब पहले सेलर को वो छोड़ देंगे तो उसका मतलब क्या है कि पहले सेलर को रिस्क है। ठीक है, उसका प्रॉफिट कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट के अंदर सिर्फ 1 या 2 कपड़े वाली दुकानें हैं और वो लोग अनस्टिच्ड क्लॉथ सेल करते हैं, ठीक है, अनसिले कपड़े सेल करते हैं, और कस्टमर उनकी शॉप पर जाते हैं, वो चीज़ें परचेज करते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर इसके अलावा और कोई शॉप नहीं है। और जब एक और नई दुकान बनती है मार्केट के अंदर और वो बंदा स्टिच्ड क्लॉथ सेल करता है यानी सिले हुए कपड़े सेल करता है, तो कस्टमर जाएगा, वो उसकी दुकान को विजिट करेगा, और वो जब देखेगा कि यूनिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यानी और किसी दुकान के ऊपर स्टिच क्लॉथ्स नहीं है, तो वो खुद ब खुद उसकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। उसको अनसिले कपड़ों की बजाय सिले हुए कपड़े सस्ते मिल रहे होंगे तो वो उसको खरीद लेगा। सो इससे क्या होगा, इससे पहले लोगों को जो कि अनसिले कपड़े सेल कर रहे हैं उनको रिस्क का सामना करना पड़ेगा, उनकी सेल कम हो जाएगी। How likely is it that other industries' products can be substituted for our industry's product? किस हद तक ये मुमकिन है कि बाकी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट्स हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट से सब्सटीट्यूट हो सकती हैं। द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का क्या खतरा है? सब्सटीट्यूट क्या होता है कि हम लोग एक चीज की जगह दूसरी चीज खरीद सकते हैं, यानी अगर हम लोगों को चीनी की जरूरत है और चीनी बाजार में बहुत महंगी है तो हम लोग चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम लोग सब्सटीट्यूट यूज करेंगे उस प्रोडक्ट का। अगर हम लोगों को चाय की ज़रूरत है और चाय हमारे पास चाय का सामान नहीं है तो हम लोग चाय की जगह कॉफ़ी बना सकते हैं, यानी हम लोग उसकी जगह सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक शिफ्ट कॉस्ट है और दूसरा हमारे पास ट्रू सब्सटीट्यूट है। शिफ्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इंक्योर्ड टू शिफ्ट और चेंज द सब्सटीट्यूट। जब भी हम लोग अपनी प्रोडक्ट को किसी और सब्सटीट्यूट से तब्दील करते हैं तो यानी उसको तब्दील करने में जो भी खर्चा आता है वो क्या होगी? शिफ्ट कॉस्ट होगी। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटीट्यूट एंड कंपटीशन। लेस शिफ्ट कॉस्ट मोर सब्सटीट्यूट, मोर शिफ्ट कॉस्ट लेस सब्सटीट्यूट। यानी जब भी अगर एक प्रोडक्ट को जब हम लोग सब्सटीट्यूट से चेंज करते हैं, अगर तो उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है यानी शिफ्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सब्सटीट्यूट को कम यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास शिफ्ट कॉस्ट कम है यानी हम लोग उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा सब्सटीट्यूट को प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट के अंदर फल फ्रूट वाली दुकान है और वो शॉपकीपर हम लोगों को फल फ्रूट सब्जी मंडी के फल फ्रूट की निस्बत महंगा बेच रहा है। इस केस में अगर हम लोग मार्केट के अंदर से वो फल फ्रूट खरीदें या फिर सब्जी मंडी के अंदर से वो फल फ्रूट खरीदें, दोनों की प्राइस हमारे लिए क्या है? सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे? मार्केट के अंदर से वो फल फ्रूट खरीद लेंगे। If shift cost is high, then substitute is difficult to shift, so like no substitution.
अगर किसी सब्सटीट्यूट की शिफ्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हम लोग उसको शिफ्ट नहीं करेंगे, हम लोग कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं खरीदेंगे, बल्कि हम लोग वो एक्चुअल प्रोडक्ट ही खरीद लेंगे, क्योंकि हम लोगों को दोनों की प्राइस एक जितनी ही पड़ रही है। तो हम लोग उस चीज़ को खरीदेंगे जो हमारे लिए 1-2 रुपये भी अगर सस्ती होगी तो हम लोग उसी चीज़ को खरीदेंगे। जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट से चेंज करते हैं और उस पर हम लोगों को ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है एक्चुअल प्रोडक्ट की निस्बत, तो हम लोग सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस है हमारे पास थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर ट्रू सब्सटीट्यूट, यानी अगर हम लोगों को पार्टिकुलर प्रोडक्ट का ट्रू सब्सटीट्यूट मिल जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ट्रू सब्सटीट्यूट मोर कंपटीशन, यानी अगर उसका सब्सटीट्यूट ठीक है, ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा कंपटीशन है। नो ट्रू सब्सटीट्यूट लेस कंपटीशन, यानी यहाँ पर सब्सटीट्यूट और कंपटीशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। For example, if a person is want to buy a phone for job and the nature of his job is stay outside for half of the day, so for that person mobile is the best choice rather than PTCL. So for that person is no true substitute less competition. अगर एक बंदा अपनी जॉब के लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाह रहा है और उस बंदे की जॉब की नेचर ही ये है कि उसने आधे से ज़्यादा दिन घर से बाहर गुजारना होता है, सो वो बंदा क्या करेगा, मोबाइल फ़ोन को तरजीह देगा एज़ कम्पेयर टू PTCL, क्योंकि PTCL को वायर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, मोबाइल को हम लोग ईजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और मोबाइल को हम लोगों को वायर्स के साथ भी कनेक्ट नहीं करना पड़ता। तो इस केस में मोबाइल का कोई ट्रू सब्सटीट्यूट नहीं है। सो इस वजह से क्या है, वहाँ पर लेस कंपटीशन है। फॉर्मूले को देखें, अगर हमारे पास ट्रू सब्सटीट्यूट होगा तो कंपटीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, हम लोग उस सब्सटीट्यूट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर वहाँ पर कोई ट्रू सब्सटीट्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इन केस क्या होगा, लेस कंपटीशन। सो अब आप लोगों को सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विस की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अंदर 2 केस हैं, शिफ्ट कॉस्ट और ट्रू सब्सटीट्यूट। अगर हम लोगों को ट्रू सब्सटीट्यूट मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन हाई है, और अगर हमारे पास शिफ्ट कॉस्ट ज़्यादा है तो कंपटीशन क्या है, लो है, हम लोग उस सब्सटीट्यूट को कम खरीदेंगे। हाउ मच बार्गेनिंग पावर डू बायर्स हैव, बायर्स के पास किस हद तक बार्गेनिंग पावर है। सो ये हमें पता चलेगा बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स यानी बायर्स। इसके अंदर हमारे पास 2 चीजें हैं, शिफ्ट कॉस्ट और सब्सटीट्यूट। फॉर्मूला है हमारे पास लेस पावर ऑफ बायर्स लेस कंपटीशन। अगर बायर्स की पावर लेस है तो हमारे पास कंपटीशन क्या होगा, लो होगा। मोर पावर ऑफ बायर्स मोर कंपटीशन, अगर कस्टमर की पावर ज्यादा है तो हमारे पास कंपटीशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी पावर और कंपटीशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ज्यादा पावर होगी तो ज्यादा कंपटीशन होगा, लेस पावर होगी तो लेस कंपटीशन होगा। Direct relationship exists between power and competition. If shift cost is low, power high, then competition high. अगर shift cost उसकी low होगी, अगर किसी भी सब्सटीट्यूट की शिफ्ट कॉस्ट लो होगी तो पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, और कंपटीशन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि कस्टमर उसके सब्सटीट्यूट पे फोकस करेंगे। अगर उनको एक्चुअल प्रोडक्ट महंगी मिल रही होगी तो वो क्या करेंगे, उसकी सब्सटीट्यूट पे फोकस करेंगे। तो सब्सटीट्यूट पे फोकस करते हुए कंपटीशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एंड इफ शिफ्ट कॉस्ट इज हाई, बोथ कंपटीशन एंड पावर इज लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट के अंदर सिर्फ चंद एक ही दुकानें हैं तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम होगी, और अगर मार्केट के अंदर ढेर सारी दुकानें हैं तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। अगर पार्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर ढेर सारी शॉप्स होंगी तो कस्टमर अपने रेट पर वो प्रोडक्ट खरीदेगा, बिकॉज इस केस में सेलर को भी पता होगा कि कस्टमर के पास और भी ढेर सारी शॉप्स हैं जहाँ से वो ये प्रोडक्ट खरीद सकता है। सो इस तरह वो कस्टमर को उनके रेट के मुताबिक प्रोडक्ट देने पर मजबूर हो जाएगा। यानी इस केस में कस्टमर के लिए तब ही बेनिफिट है जब हमारे पास शिफ्ट कॉस्ट किसी भी सब्सटीट्यूट की लो होगी, पावर हाई होगी कस्टमर की, और कंपटीशन भी उस केस में हाई होगा।
ठीक है, सो उम्मीद है कि आप लोगों को बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर की समझ आ गई होगी। बस आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से समझना है। अगर आपको फॉर्मूले की अच्छे से समझ आ जाती है तो आप लोग खुद से एग्जांपल्स दे सकते हैं, मजीद थ्योरी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और जितनी थ्योरी ऐड करेंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। हाउ मच बार्गेनिंग पावर डू सप्लायर्स हैव? सप्लायर्स के पास कितनी बार्गेनिंग पावर है? नंबर 5, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। नंबर ऑफ सप्लायर्स के अंदर हमारे पास क्या है फॉर्मूला? मोर बार्गेनिंग पावर लेस कंपटीशन, और लेस बार्गेनिंग पावर इज इक्वल टू मोर कंपटीशन। इफ नंबर ऑफ सप्लायर्स आर लो देन देयर इज मोर बार्गेनिंग पावर। अगर हमारे पास सप्लायर्स की तादाद कम होगी तो सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर शॉप्स कम होंगी तो हर सेलर अपनी मर्जी के रेट लगा सकता है और अपनी मर्जी के रेट पे वो कस्टमर को चीज़ें फरोख्त करेगा। ठीक है, एंड इफ द नंबर ऑफ सप्लायर्स आर हाई देन लेस बार्गेनिंग पावर। और जब नंबर ऑफ सप्लायर्स ज़्यादा होंगे यानी मार्केट के अंदर शॉप्स ज़्यादा होंगी तो क्या होगा? सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, तब कस्टमर्स का राज होगा। कस्टमर्स क्या करेंगे? अगर कोई भी सेलर उनको उनके रेट के मुताबिक चीज़ नहीं देता तो वो क्या करेंगे? दूसरी शॉप पे चले जाएंगे, नहीं देगा अगली शॉप पे चले जाएंगे। इस तरह सप्लायर को भी पता होगा कि और भी मार्केट में शॉप है और वो बंदा उस बंदे से ख़रीद सकता है, तो इस वजह से वो उसको कस्टमर के रेट के मुताबिक देने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, सो ये केस है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर के अंदर। आपने फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना है, फॉर्मूले को देखते हुए आपको अच्छे से समझ आ सकती है। बार्गेनिंग पावर और कंपटीशन के दरमियान इनवर्स यानी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी कंपटीशन लेस होगा, और जब लेस बार्गेनिंग पावर होगी तब कंपटीशन ज़्यादा होगा। सो उम्मीद है कि आप लोगों को बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 5 फोर्सेस मॉडल को स्टडी किया। हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने वो कौन सी 5 फोर्सेस इस लेक्चर के अंदर स्टडी की हैं जो कि पोर्टर्स ने दी थी। सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी की करंट राइवलरी। राइवलरी का मीनिंग हम लोगों ने देखा कि कंपटीशन होता है, और करंट राइवलरी हम लोगों को इंडस्ट्री की कंपटीशन के बारे में बताती है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। नंबर 3 पे हमने स्टडी किया द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। नंबर 4 द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। नंबर 5 द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।